इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये अरेंजमेंट में दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसीलिए जो भी बैटरी का वोल्टेज होगा V वो दोनों के अक्रॉस होगा। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकली ये दोनों सेम है, मतलब इनका एरिया, इनके बीच प्लेट्स के बीच की दूरी सेम है, विच मीन्स कि इनका वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है वो सेम है। पर एक कैपेसिटर के अंदर हमने के भरा है, यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा क्योंकि के भर दिया। अब क्योंकि वी सेम है तो क्यू बराबर होता है सी वी। अब हमें पता है कि C2 बड़ा हो गया C1 से क्योंकि के की वजह से, तो जो Q2 है वो Q1 से बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर है ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक सर्किट है जिसमें 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल है 90 और इसका 0। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि सीरीज़ में जो C इक्विवेलेंट होगा इनका, वो आप 1/C करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, आप देखिए 60/9 विच इज़ 20/3। और जब हम Q निकालेंगे तो Q होगा CV। तो V जो है वो 90 है और C है 20/3, तो ये आ जाएगा आपका 600। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, पर हमें तो रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करना है। अब क्योंकि ये सीरीज़ में है तो Q सब में सेम रहेगा, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है V1, ये V2 और ये V3, तो जो V1 होगा वो होगा Q/C1। Q है 600, C1 है 20, तो ये हो जाएगा 30। तो C1 के अक्रॉस 30, तो बी भी सेकेंड ऑप्शन भी सही है, पर हमें हमारा आंसर नहीं है। C2 की बात करूँ तो C2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा Q/C2 विच इज़ 30, तो ये 20, ये भी सही है। और C1 के अक्रॉस होगा V1, इनफैक्ट इसको हम V3 बोल देते हैं, तो V3 होगा Q/15, तो ये होगा 40। तो जो ऑप्शन गलत है वो है फोर्थ, तो फोर्थ हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन में ये पहले सबसे पहले ये स्विच ओपन था, तो जो इस सर्किट का C इक्विवेलेंट था इनिशियली वो था C2C और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज़ 2C/3, और Q था इनिशियली C इक्विवेलेंट इंटू E, यानी 2CE/3। अब जो स्विच को क्लोज कर देंगे फाइनली, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सर्किट में सिर्फ 2C बचेगा, तो Q फाइनल हो जाएगा 2C। तो आप देखिए कि डेल्टा Q जो हुआ, जो एडिशनल चार्ज फ्लो हुआ, वो हो जाएगा 2C माइनस 2CE/3, तो ये हो जाएगा 4CE/3। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये चार्ज, एडिशनल चार्ज बैटरी के प्लस टर्मिनल से फ्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 कि सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये गलत है क्योंकि ये प्लस चार्ज फ्लो होगा प्लस से बाहर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर। ऑप्शन नंबर 2 है कि सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी CE, और ऑप्शन 4 है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल विल बी 4CE/3, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये कंडेंसर जो है, ये जो कैपेसिटर है, ये फुल्ली चार्ज V पोटेंशियल तक हो जाएगा कब? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि व्हेन S2 एंड S1 आर ओपन, बिकॉज अब ओपन है तो फिर ये चार्ज होगा ही नहीं।
और सेकंड ऑप्शन है कि S1 एंड S2 बोथ आर क्लोज्ड। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये दोनों ही बंद कर देंगे तो स्टेडी स्टेट जब आएगा तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि स्टेडी स्टेट में जो ये रेजिस्टेंस है R और ये कैपेसिटर C और ये रेजिस्टेंस R, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब अगर करंट फ्लो होगा यहाँ से तो आप देखिए कि जो V पोटेंशियल है वो कुछ इस पे आएगा और कुछ इस पे आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि V पोटेंशियल जो है वो 5 और 10 में डिवाइड होगा, तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 1:2 है, तो और ऐड कर दें तो 3 आ रहा है, तो V के 3 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा होगा V/3, तो ये जो 5 ओम है इस पे आएगा V/3 और इस पे आएगा 2V/3। तो इसका मतलब कैपेसिटर जिस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है उस पर वोल्टेज है 2V/3, तो विच मीन्स कि इस रेजिस्टेंस पे 2V/3 है तो इस कैपेसिटर पे भी 2V/3 होगा, तो इस पे V नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर डी है कि जब दोनों को क्लोज कर देंगे तब होगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है कि जब S1 को क्लोज कर देंगे S2 को ओपन रखेंगे। तो देखिए जब S2 ओपन है तो इसका तो कोई यूज़ है ही नहीं, और S1 को क्लोज कर देंगे तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस से भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं। और अगर इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इस पर वोल्टेज नहीं बनेगा, और अगर इस पर वोल्टेज नहीं बना तो ये पूरा बैटरी का वोल्टेज कैपेसिटर पे बनेगा। तो आंसर थर्ड आ गया। और फोर्थ ऑप्शन है कि S1 ओपन S2 क्लोज, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है क्योंकि S2 क्लोज होगा और S1 ओपन होगा तो बैटरी सर्किट से रिमूव हो जाएगी, तो इस पर कोई पोटेंशियल नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है कि इसमें आपको इस आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें इस 3 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर पे जो वोल्टेज बन रहा है वो निकालना है। तो अब आप देखिए कि 2, 3 और 6 जो हैं वो तीनों आपस में सीरीज़ में हैं, तो जो इनका इक्विवेलेंट आएगा 1/C इक्विवेलेंट वो आएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। तो एलसीएम इसका 6 आ गया और ये 3 + 2 + 1, तो ये आ गया 6 ऊपर और नीचे भी 6, तो C इक्विवेलेंट इसका आ रहा है 1। ठीक है, तो अब जो है इसका C इक्विवेलेंट 1 आ गया, तो Q जो होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू V, तो Q होगा 1 × 6 विच इज़ 6। तो अब इस पे चार्ज 6 होगा, इस पे भी 6 होगा, तो अगर इसकी बात करूं तो इस पे Q है 6 और इस पे जो V होगा वो होगा Q/C। Q है 6 और C है 3, तो ये गया 2, तो इस पर आएगा 2 वोल्ट्स, तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमने 2 स्फीयर्स को लगाया है पैरेलल के अंदर। इनफैक्ट ये दोनों स्फीयर्स जो हैं ये हैं कॉन्सेंट्रिक, एक के अंदर एक, और हमने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इससे होगा क्या कि जो अंदर वाला स्फीयर है इसका सारा चार्ज बाहर आ जाएगा और ये सिस्टम एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा और आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, और इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा सिर्फ बाहर वाले का C, और बाहर वाले का C होगा 4πε0r2। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में हमने इनिशियली एक बैटरी लगा दी प्लेट्स पे। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर वो होगी V/D, और अगर आप इसको σ/ε0 से निकालेंगे तो भी सेम ही आएगी, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि वैसे तो हम σ/ε0 से ही हर केस में निकालते हैं, पर अगर हमें V/D से निकालना है तो वो हम निकाल रहे हैं तब जब हम वैक्यूम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिए अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया
एक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो जो सी होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी, क्यू हो जाएगा सी वी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के वी बाय डी, और सिग्मा हो जाएगा क्यू बाय एरिया, तो एप्सिलॉन नॉट के वी बाय डी, और ई हो जाएगा वैक्यूम में। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि वैक्यूम, मान लीजिए हल्का हल्का सा वैक्यूम है साइड्स में, तो उस वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो वो होगा के वी बाय डी। और अगर मैं देखूं कि इन प्लेट्स के बीच के अंदर तो ये मीडियम भरा हुआ है, तो उस मीडियम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के होगी, तो वो हो जाएगा वी बाय डी। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एक तो ऑप्शन हो गया 1 करेक्ट। फिर दूसरा कि कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज होगा क्योंकि के टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। चार्ज स्टोर्ड जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वी सेम है, सी बढ़ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, तो ये गलत है क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर से आप देखेंगे तो सी बढ़ा है और वी कांस्टेंट है, तो ये भी बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 और 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनफैक्ट 4 रेजिस्टेंस हैं और एक कैपेसिटर है। हमने t बराबर 0 पे स्विच को क्लोज़ किया है, और क्लोज़ करने के लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप क्लोज़ कर देंगे और लॉन्ग टाइम बाद की बात करें तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं है। और करंट फ्लो होगा इस तरीके से कि ये आई इसमें गया, ये आई और ये आई, ठीक है। तो करंट जब फ्लो होगा तो ये तीनों सीरीज़ में होंगे, R1, R2 और R3। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जो I होगा वो होगा E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। और अगर आप देखेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर वोल्टेज कितना है, तो ये वोल्टेज जो R2 और R3 पे है वही वोल्टेज कैपेसिटर पे होगा। तो R2 और R3 पे वोल्टेज होगा I R2 प्लस R3, और एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 3rd। और जो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस R4 विल बिकम 0, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं 2, 3 और 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये दो ग्राफ हमें गिवन है आरसी सर्किट्स के, और ये दोनों ग्राफ में चार्ज जो है वो सेम रीच हो रहा है सैचुरेशन पे। तो ऑप्शन ए जो है कि बोथ कैपेसिटर्स आर चार्ज टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये करेक्ट है। अब अगर हम बात करें कि ईएमएफ की, तो बच्चों यहाँ पर अपन C1 E1 क्यू मैक्स है और C2 E2 ये तो बराबर हैं, पर हमें C1 और C2 की कोई जानकारी नहीं दी और ना R1 और R2 की कोई जानकारी दी है। पर हमें दिख रहा है कि जो चार्जिंग का रेट है वो 1 का ज़्यादा है, यानी जो टाइम कांस्टेंट है वो 1 का कम है, क्योंकि चार्जिंग का रेट टाइम कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम कांस्टेंट है R1 C1, और यहाँ पे ये देखिए टाइम कांस्टेंट की अगर बात करूँ तो RC होता है टाइम कांस्टेंट। और अगर आप RC को देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि टाइम कांस्टेंट में R1 R2 की भी कोई जानकारी हमें नहीं दी है, तो हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। पर ये ज़रूर है कि ये बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ बोथ द सेल्स में भी डिफरेंट, ईएमएफ अलग हो सकता है। क्लियर है क्या? क्योंकि ईएमएफ की कोई जानकारी नहीं दी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया हुआ है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स
में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था और हमने उसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक, जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसको इंसर्ट किया और पूरे जो स्पेस है बीच में प्लेट्स का, उसको अपन ने भर दिया उस डाइलेक्ट्रिक से, और सोर्स कनेक्टेड ही है। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी हाफ CV² से देखिए, तो V तो कांस्टेंट है और C K टाइम्स हो गया है, तो एनर्जी भी K टाइम्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी पिछले ही एक सवाल में बात करी थी कि चेंज नहीं होती। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो अगर बात ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम देखेंगे प्रेशर, जो कि σ²/2ε0 होता है इनटू एरिया, और सिग्मा जो है वो Q के ऊपर डिपेंड करता है, Q/एरिया होता है सिग्मा, और Q C पे डिपेंड करता है। तो C अगर K टाइम्स हो गया तो Q भी K टाइम्स हो गया, और Q K टाइम्स हो गया तो σ² K² टाइम्स हो गया। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो K² टाइम्स हो जाएगी। और चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल इंक्रीज टू K टाइम्स, ये बिल्कुल सही है कि कैपेसिटर में जो चार्ज है वो K टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि अपन ने C भी K टाइम्स हो गया। तो करेक्ट आंसर है 1, 3 और 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक डिस्चार्जिंग सर्किट है कैपेसिटर का, इनफैक्ट 2 सर्किट है, और दोनों सर्किट में EMF E1 और E2 है, DC सोर्स यूज़ किया है, और मतलब ये चार्ज्ड है टू EMF E1 एंड E2। तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, और ये देखिए कि Q मैक्स सेम है, तो इसका मतलब C1 E1 बराबर है C2 E2 के। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि यहाँ से 1 जो सर्किट है उसका डिस्चार्जिंग स्लो हो रहा है और 2 का फास्ट हो रहा है, तो जो टाइम कांस्टेंट 1 का होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका डिस्चार्जिंग स्लो होता है उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो R1C1 विल बी ग्रेटर देन R2C2, तो R1/R2 विल बी ग्रेटर देन C2/C1। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से C2/C1 की वैल्यू है E1/E2, यानी R1/R2 इज़ ग्रेटर देन E1/E2। ठीक है, तो ये देखिए कि सबसे पहले R1C1 इज़ ग्रेटर देन R2C2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, और R1/R2 इज़ ग्रेटर देन C2/C1, यानी ये बी ऑप्शन में गलत है। सी ऑप्शन है कि अगर E1 E2 बराबर है, तो E1 E2 बराबर है तो ये 1 हो गया, तो R1 R2 से बड़ा होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन है कि अगर E1 E2 बराबर है तो आप ये देखिए कि C2 C1 से बड़ा होगा, ये गलत है, क्योंकि उस केस में C1 C2 बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन है 1 और 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट होता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ये देखिए, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन चार्ज्ड कैपेसिटर डिक्रीजेस। तो आपको ये पता है कि जब भी एक चार्ज्ड कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अनचार्ज से, तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसीलिए इन एनी केस जो चार्ज कैपेसिटर है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो कम ही होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टेडी स्टेट ऑब्टेन हो जाएगा जिसके बाद कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये भी करेक्ट है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी चार्ज फ्लो होता है तो कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है, तो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। और चार्ज कंजर्वेशन जो है वो हमेशा वैलिड होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ वैलिड है, तो सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने 100 वोल्ट पे चार्ज किया है।
अब हमने उसको चार्ज करके बैटरी हटा दी है और हमने एक 2 mm थिक प्लेट को इंसर्ट कर दिया उसके अंदर। और हमें अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने बैटरी हटा दी है तो पोटेंशियल चेंज होगा, तो हमें उस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस बढ़ानी पड़ी और हमने 1.6 mm डिस्टेंस बढ़ा दी। तो अब हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है प्लेट का। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि जब कोई मीडियम नहीं था, मतलब जब वैक्यूम था, तो C था एप्सिलॉन नॉट A/D। और हमने फिर एक 2 mm थिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्लेट को इंसर्ट कराया जिससे C चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो Q तो कांस्टेंट रहेगा और हमें पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब कि जो नया जो ये C है उतना ही C नया C होना चाहिए। तो नया C जो होगा C डैश वो होगा एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T, जो कि D जो है अब वो हो जाएगा D प्लस 1.6 माइनस T जो है वो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, और प्लस हो जाएगा T/K। तो अगर हम C डैश और C को बराबर रखेंगे तो Q और Q डैश तो बराबर रहेगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू D प्लस 1.6 माइनस 2 प्लस 2/K। तो ये हो जाएगा आपका 2/K विल बी इक्वल टू 0.4 और K जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20/4 यानी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि जब ये स्विच ओपन था तो ये जो कैपेसिटर्स हैं, आप अगर आप गौर करेंगे कि ये और ये सीरीज़ में है और ये सीरीज़ में, और इन दोनों पे टोटल मिला के 24 वोल्ट है और 1 और 2 का सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा 1 × 2/1 + 2 यानी 2/3। तो मैंने खाली एक इसका अगर मैं C1 मानूं तो C1 है 2/3। तो इस पे जो चार्ज होगा Q1 वो होगा C1V1। तो हो जाएगा 2/3 × 24 यानी ये हो जाएगा 16। तो अब अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये 1 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है और उधर 2 माइक्रोफैराड है और इधर जो है 1 माइक्रोफैराड है और ये 24 वोल्ट है। तो इस पे जो चार्ज है वो आप देखिए कि Q1 इस पे प्लस है, इस पे माइनस Q1, और इस पे जो चार्ज है वो यहाँ पे प्लस या माइनस Q1। तो आप ये देखिए कि इन दोनों प्लेट्स का जो Q टोटल है वो 0 है। अब जब हमने इसको एक उससे कनेक्ट कर दिया स्विच से, तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि ये ऐसे कनेक्ट हो गए और ये जो कैपेसिटर है ये है 1 2 और ये 2 1। तो ये देखिए 1 और ये 2, ये 2, ये 1। अब देखिए ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, और क्योंकि ये दोनों का पैरेलल 3 है, इसका 3 है, तो ये 24 वोल्ट इक्वल डिवाइड होगा। इस पे आ जाएगा 12 और इस पे आ जाएगा 12। ठीक है ना। तो अब इस पे जो चार्ज आएगा, लेट्स सपोज Q1, तो Q1 यहाँ पे प्लस या माइनस Q1, और Q1 की वैल्यू होगी CV। C है 1 और V है 12, तो 12। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे Q2 और यह माइनस Q2, और Q2 की वैल्यू होगी अगेन Q2 विल बी इक्वल टू CV यानी 24। अब आप ये गौर कीजिए कि
इन दोनों प्लेट्स का चार्ज का सम अब कितना है, तो इनके चार्ज का सम है Q टोटल 24 माइनस 12 यानी 12, और पहले 0 था। तो ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड थी, पहले आपस में कनेक्टेड थी। अब ये दोनों प्लेट्स से हमने ये वायर जोड़ दिया, तो इस वायर से, स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, उतना ही जितना इन प्लेट्स का सम अब है चार्ज का, जो कि 12 है। तो चार्ज फ्लोन जो होगा इस केस में वो हो जाएगा 12। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें ए का पोटेंशियल दिया हुआ है 5 और हमें बी का पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को करूँगा नोडल एनालिसिस से, और मैं मान लेता हूँ कि बी का पोटेंशियल है वी, ठीक है। तो अगर ए का 5 है और इस पॉइंट का ए से ज़्यादा है 3 वोल्ट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो इसका 8 हो गया। तो आप यहाँ पे वो लगाइए नोडल एनालिसिस इस नोड पे। तो आप इक्वेशन लिखेंगे v माइनस 8 इंटू 1। हम चार्ज का सम कर रहे हैं, तो q बराबर होता है c डेल्टा v। इधर हम लिखेंगे v माइनस 8 इंटू 1, और इधर हम लिखेंगे v माइनस 5 प्लस v माइनस 5 इंटू 1, ये 0 होगा। तो 3v, अब देखिए उधर ले जाके 21 हो जाएगा, 8 8 और 5, और v हो जाएगा 7। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 7 वोल्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये जो 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इस पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो इस पे जो V होगा वो होगा Q बाय C। अब इसका Q है 3 और C है 3, तो V है इसका 1 वोल्ट। तो अगर इसका V 1 है तो इसका भी V 1 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। और ये जो 6 है, इस पे जो चार्ज आएगा Q, वो आएगा CV, और C है 6 और V है 1। तो ये 6 हो गया, और इस पे चार्ज हमको पता है कि कितना है 3। तो जो टोटल चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 6 + 3, जो कि 9 है। तो जो ये कैपेसिटर है C, इस पर टोटल 9 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका 9। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका चार्ज, एक तो +Q है और एक -Q है। ये x बराबर 1 पे है और ये x बराबर 0 पे है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 3Q x² + 4/3। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है dV, वो ऑल्दो -d(E.dr) होता है, पर अपन अगर मैग्नीट्यूड लें तो dV होगा इंटीग्रेशन E.dr, यानी E.dr, और dr की जगह dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3Q x² + 4/3 इंटू dx। और x की लिमिट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट्स के बीच का निकालना है, तो x की लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। तो 3Q, और ये हो जाएगा x³ + 4/3x। तो जो डेल्टा V आएगा वो आएगा 3Q, और x की जगह 1 रखेंगे तो 1/3 + 4/3। तो ये देखेंगे आपकी 5/3 आ रहा है, और 3 से 3 कैंसिल, तो 5Q आ रहा है डेल्टा V। और डेल्टा V बराबर होता है Q/C, और Q हमें किसी भी एक कंडक्टर का लेना होता है। तो किसी एक कंडक्टर का Q है, और C उनका सिस्टम का कैपेसिटेंस है। तो 1/C हो गया 5। तो हमें 1/C की ही वैल्यू यहाँ बतानी है, तो वो होगी 5। इस क्वेश्चन में आप देखिए, हमें दिया है कि P और Q का
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है और C2 दिया है 3C1, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस A और B में निकालना है। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करता हूँ और आप ये देखिए कि जो C1 है उसको मैं C मानता हूँ, ठीक है, और C2 जो है ये 3C हो जाएगा और C1 फिर से C माना और जो C2 है वो हो जाएगा 3C, ये हो जाएगा P और AQ, ठीक है। अब ये देखिए कि P और Q में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 वोल्ट है, तो इसका जो चार्ज होगा Q वो होगा 6CV। और अगर आप देखेंगे कि ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इस पे भी सेम चार्ज होगा, तो इसका C है और चार्ज है 6CV, तो इस पे जो वोल्टेज होगा वो होगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो 6 वोल्ट इस पे टोटल वोल्टेज हो गया। अब इस पे जो होगा वोल्टेज टोटल वो 6 वोल्ट ही होगा, इनफैक्ट 8 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि टोटल 8 हो गया। तो आप देखिए कि जो चार्ज नीचे गया यहाँ वो है 6CV और जो यहाँ गया Q2 वो है 24CV। ये देखिए, तो जो टोटल चार्ज हो गया जो इससे आ रहा होगा Q वो हो जाएगा 24 + 6CV यानी 30CV। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A और B होगा वो होगा Q/C, तो 30CV/C 30V। तो इसका करेक्ट आंसर है 30। थैंक यू।